Hello, good morning, students. Welcome to our second video of lesson agriculture. In the first video, we read about the introduction of agriculture, features of agriculture, agricultural product, and types of farming. Today, we will start with the topic pattern of crops, that is Rabi, Kharif, and Zaid. So let's start. You can see here our cropping pattern. You have studied the physical diversities and plurality of culture in India. These are also reflected in agricultural practices and cropping pattern in the country. इस स्टैंजा का मतलब है कि हमने हमारी कंट्री में हमने फिजिकल डाइवर्सिटीज देखी है। फिजिकल डाइवर्सिटीज क्या हुआ कि हमारी कंट्री में कभी भी कोई चीज सेम नहीं है। कहीं प्लेन है, कहीं प्लेट्यू है ना, कहीं हिल्स है। तो ये फिजिकल डाइवर्सिटीज है। कहीं बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, कहीं डेजर्ट है ना। कहीं रिवर्स बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजों को हम फिजिकल डाइवर्सिटीज कहेंगे, जो हमारी कंट्री इंडिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलती। ठीक है, वर्ल्ड में एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा फिजिकल डाइवर्सिटीज है। तो इसकी वजह से प्लुरलिटी ऑफ कल्चर, इसकी वजह से कल्चर भी हमारा अलग अलग जगह में अलग कल्चर देखने को मिलता है। अलग अलग जगह अलग अलग तरह के क्रॉप्स देखने को मिलते हैं। खाने पीने का तरीका, लोगों के रहन सहन का तरीका, हर चीज हर जगह अलग अलग मिलता है, जिसे हम कहते हैं प्लुरलिटी। है ना। तो प्लुरलिटी का यह मतलब हुआ कि द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल डिस्टिंक्ट कल्चर विद इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर अगर अलग अलग तरह के कल्चर के लोग एक साथ रह रहे हैं तो हम उसे कहेंगे प्लुरलिटी। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये एग्रीकल्चर इसलिए प्लुरलिटी है एंड फिजिकल डाइवर्सिटीज है, उसके चलते प्लुरलिटी है, जो भी हो। तो ये इन चीजों के कारण हमारे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो इसलिए क्रॉपिंग पैटर्न भी अलग अलग है। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप, वेजिटेबल एंड फ्रूट, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। है ना। अलग अलग तरह के हर एरिया में अलग अलग तरह के क्रॉप, वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स देखने को मिलते हैं। कॉन्डिमेंट्स क्या होता है, देखिए। कॉन्डिमेंट्स का मतलब आपको पता होगा। कॉन्डिमेंट्स वैसी चीजें होती हैं कि इट इज जस्ट लाइक अ सब्सटेंस सच एज सॉल्ट और पेपर दैट इज यूज टू गिव फ्लेवर टू फूड। ऐसे सब्सटेंस है जैसे सॉल्ट और पेपर भी कह सकते हैं, जो हम खाने में अपने ऐड करते हैं, जो खाने के स्वाद को इनहेंस करने के लिए। तो उसे कॉन्डिमेंट्स कहते हैं, जैसे कि नमक, मिर्च, चटनी, अचार। तो ये हर जगह अलग अलग तरीके का हमें देखने को मिलता है। Constitute some of the important crops grown in the country. India has three cropping seasons: Rabi, Kharif and Zaid. इंडिया, अभी हम इस ज्योग्राफी के इस चैप्टर में एग्रीकल्चर में इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंडिया इंडिया का जो थ्री पैटर्न है क्रॉपिंग सीजन, वो रबी, खरीफ और जायद, ये तीन क्रॉपिंग सीजन है। रबी जो ठंडे के सीजन, जिसमें ठंडे के समय जो भी क्रॉप उगाए जाते हैं। खरीफ यानी कि जो बारिश का सीजन, जब हम बारिश के सीजन में क्रॉप उगाते हैं। और जायद जो गर्मी का सीजन, यानी रबी और खरीफ के बीच में जो 2 महीने का सीजन होता है, जिस समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस समय जो हम क्रॉप उगाते हैं उसे जायद की क्रॉप कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Rabi crop are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. तो रबी की क्रॉप है, ये विंटर में ही उगाई जाती है, अक्टूबर टू दिसंबर के टाइम, जब बारिश नहीं होती है ना। मतलब रबी की क्रॉप के लिए हमें पानी की जरूरत नहीं, बारिश की जरूरत नहीं है। एट द टाइम ऑफ सोइंग हमें थोड़ी सी रेनिंग की जरूरत होती है, तो हम इरिगेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है। एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो जो हम अक्टूबर टू दिसंबर में जो हम फसल लगाते हैं क्रॉप, वो हम अप्रैल टू जून में हार्वेस्ट कर लेते हैं। गर्मी आते आते हम उसे हार्वेस्ट कटाई कर लेते हैं। ठीक है। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर वीट, बार्ली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। आप यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपसे कोई पूछे कि रबी क्रॉप के बारे में, आपके माइंड में आनी चाहिए सबसे पहले वीट, गेहूं, जो हमारा फर्स्ट रबी क्रॉप है। उसके अलावा बार्ली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड, ऑयल सीड, है ना, ग्राम यानी पल्सेस, और ये ऑयल सीड है, ये भी रबी क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। दो द क्रॉप आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। अब देखिए, वीट सबसे ज्यादा रबी की क्रॉप में सबसे पहले नाम आता है वीट का। तो आप अपना अगर आईक्यू लगाए तो आप देखेंगे कि किस जगह के लोग रोटी, ब्रेड ज्यादा खाते हैं, मतलब गेहूं से बनी हुई चीजें जो कि रोटी कह जाती है। तो अब सिंपली कोई भी बोल देगा कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लोग रोटी ज्यादा खाते हैं, वहां के लोग अपने चावल खाते नहीं देखा होगा, शायद ही चावल खाते। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश क्यों ज्यादा खाते हैं रोटी? क्योंकि वहाँ वीट की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ के लोग रोटी ज्यादा खाते हैं। ठीक है। अब भी चावल की प्रोडक्शन भी होने लगी है, लेकिन मेनली वो वीट के लिए ये जगह माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि इस एरियाज में बारिश नहीं होते, कम होते हैं, बारिश बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये ठंडी एरियाज है, मतलब रबी की फसल के लिए हमें बारिश केवल थोड़ा सा चाहिए। जब हम बीज बोते हैं तब बारिश चाहिए, उसके बाद पूरे कड़ी धूप चाहिए।
बिल्कुल सुहानी धूप चाहिए। तो ऐसी जगह जहाँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ ठंड भी बहुत है, जहाँ सूरज की धूप बहुत पड़ती हो, तो वैसी जगह रबी की फसल अच्छे से की जा सकती है। आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ wheat एंड द अदर रबी क्रॉप्स। Availability of precipitation during winter months due to the western temperate cyclone helps in the success of these crops। तो देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ precipitation, precipitation का क्या हुआ मतलब हुआ रेनिंग। तो रेनिंग हमें चाहिए होती है, लेकिन कब रेनिंग चाहिए होती है? एट द टाइम ऑफ सोइंग, यानी अक्टूबर टू नवंबर के बीच में थोड़ी सी रेनिंग चाहिए होती है रबी की क्रॉप को, और वो हमारी इंडिया के साइक्लोन वाली रेनिंग नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज से जो रेनिंग आ रही है, मेडिटेरियन सी से जो मानसून उठता है, साइक्लोन उठता है, और वो साइक्लोन आकर हमारे पंजाब, हरियाणा, यानी हमारे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अक्टूबर टू नवंबर में हल्की बारिश करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो साइक्लोन उठता है, ये वो वाला साइक्लोन नहीं है जो हमारे अरब सी से उठता है। ठीक है, ये वो जो साइक्लोन है, ये मेडिटेरियन सी, यानी यूरोपियन कंट्री में जो मेडिटेरियन सी है, वहां से जो साइक्लोन उठता है, और ये साइक्लोन आकर इंडिया के वेस्टर्न पार्ट यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इस तरफ ये अक्टूबर टू नवंबर में हल्की बारिश करती है। तो ये बारिश बहुत फायदेमंद हो जाती है हमारे क्रॉप को, रबी क्रॉप को, क्योंकि रबी क्रॉप को इस समय ही पानी की जरूरत होती है, हल्की बारिश, है ना। जब हम उसके बीज को लगाते हैं, सूंग करते हैं, तभी हमें बारिश की जरूरत पड़ती है, तो उस समय थोड़ी बारिश होती है। उसके बाद 3-4 महीने पूरे अच्छे सुहानी धूप रहती है। तो बस ऐसे ही कंडीशन हमें चाहिए रबी क्रॉप के लिए। ठीक है, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप। तो ये क्रॉप को अच्छा बनाने में साइक्लोन बहुत मदद करता है। प्रोडक्शन में अच्छा प्रोडक्शन हो, सीड से अच्छे पौधे निकले, प्लांट निकले, है ना, क्रॉप हमारा अच्छा, उसके लिए वेस्टर्न साइक्लोन जो है बहुत हेल्प करता है। हाउएवर दे सक्सेस, लेकिन जिस जगह साइक्लोन नहीं हो, मान लो जिस साल साइक्लोन नहीं आया वेस्टर्न टेम्परेट मेडिटेरियन सीज, तो उस जगह हम आर्टिफिशियल इरिगेशन करके भी हम रबी की फसल उगा सकते हैं। However, the success of Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, and parts of Rajasthan has also been an important factors in the growth of above mentioned Rabi crop। अब ये जो रबी क्रॉप है हमारे, जैसे वीट है, बार्ली है, पीज है, ग्राम है, मस्टर्ड है, इन सब के लिए जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान में सरकार ने इरिगेशन की अच्छी व्यवस्था की है। कैसे हुई है? ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसके कारण से हमारे, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा स्टूडेंट्स। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 से 65, 66 तक हमारे कंट्रीज में आज़ादी के बाद प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई। एक बहुत अच्छा इन्वेंशन किया गया HY सीड्स का। हमारे साइंटिस्ट ने तरह तरह के सीड के जीन्स को मिलाकर एक अच्छा सीड बनाया, जीन्स बनाए। वैसे HY, उसे HY सीड्स कहते हैं। ये सीड्स में क्या था? हाई यील्डिंग थी, हाई प्रोडक्शन। ये सीड जो थे बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते थे, क्रॉप बहुत अच्छी क्वालिटी के क्रॉप उगाने में की क्षमता रखते थे। और दूसरे की, इसी समय सरकार ने बहुत जगह भाखड़ा नंगल परियोजना, है ना, और भी गंगा नदी में और भी परियोजनाएं जो बनाई, मल्टीपर्पज डैम बनाए, जिसके तरह जिसको कनाल से जोड़कर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पानी की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो ये जो डैम थे और ये जो HY सीड्स सब एक ही साथ हुई। HY सीड्स का इन्वेंशन प्लस तरह तरह के डैम बनाना, मल्टीपर्पज डैम, प्लस पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में हमारे कंट्री में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज हुए। इसके पहले हमारी कंट्री में क्रॉप में, फसल में किसान किसी भी तरह की फर्टिलाइजर और खाद का उपयोग नहीं करते थे, जिसके कारण कि प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं होता था, और फसल में अक्सर कीड़े लग जाते थे, तो फसल बर्बाद हो जाती थी, किसानों को रोना पड़ता था, बहुत किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती थी, है ना। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था, और पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे यहाँ अनाज नहीं हो रहा था। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया, तो अचानक से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। जहां प्रोडक्शन बिल्कुल 10 to 20% होता था, 70 to 80% प्रोडक्शन होने लगा। इतना प्रोडक्शन होने लगा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, कि हम अपने देश के खाने के लिए अनाज रखने के बाद भी हमारे पास इतना अनाज बच जाता था कि हम उसे बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट भी करने लगे। तो इसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ अप्लाई किया गया? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैव आल्सो बीन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ एवर मेंशन्ड रबी क्रॉप। तो ये रबी की क्रॉप जो है, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इस जगह क्यों होता है? क्योंकि बाय द वे, अगर कभी बारिश नहीं भी हो, वेस्टर्न साइक्लोन नहीं भी आए, तो इरिगेशन की इतनी अच्छी व्यवस्था है, कनाल, ट्यूबवेल, पंप की इतनी अच्छी व्यवस्था है, सरकार ने करके रखी है, कि वहां के किसानों को पानी के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, है ना। आर्टिफिशियल इरिगेशन से वो वाटरिंग करके भी अच्छे क्रॉप उगा लेते हैं। ठीक है,
अब हम देखेंगे, हमने रबी फसल की कहाँ कहाँ होता है और कौन सी रबी फसल है, हमने यहाँ पढ़ लिया। अब हम आते हैं खरीफ पर। खरीफ क्रॉप का क्या होते हैं? खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। ऑनसेट का मतलब क्या होता है? मानसून के स्टार्टिंग। जब जून से जुलाई के बीच में मानसून स्टार्ट होता है, उस समय जो हम फसल लगाते हैं उसे खरीफ की फसल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि खरीफ की फसल को एट द टाइम ऑफ सोइंग, जब आप सोइंग करते हैं, देखिए यहाँ पर राइस का आपने फील्ड देख रहे हो, राइस की फील्ड। देखिए पानी से डूबी हुई है, हल्की पानी में डूबी हुई है, सारे जो सैपलिंग्स है पानी में डूबे हुए हैं, ठीक है। तो राइस की कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा, एक महीना उसकी जो सैपलिंग्स होते हैं, नए छोटे पौधे जो होते हैं, उसको पानी में डुबा कर रखना होता है। खेत को पूरे पानी से भर देना होता है, ठीक है। तो पहले के किसान तो मानसून पर डिपेंड करते थे। आज भी मैक्सिमम जो गांव में किसान मानसून की, उस टाइम बारिश भी हो ही जाती है अक्सर। जून जुलाई के टाइम ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी मानसून आ ही जाता है, तो खेत पूरे पानी से भर जाते हैं। तो उस गीले खेत में, पानी से भरे हुए खेत में वो सैपलिंग्स जो है वो धान की बोते हैं। और इस तरह से धान की फसल ग्रो करते हैं, राइस। ठीक है। और जहां नहीं हो वहाँ आर्टिफिशियल इरिगेशन से वाटरिंग की जाती है, ठीक है। तो यानी खरीफ की फसल को उगाने के लिए बारिश की बहुत ज्यादा, है ना, इनिशियल टाइम में, बिगिनिंग टाइम जो है उसमें बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब मॉनसून से बारिश हो या हमारी आर्टिफिशियल इरिगेशन, ठीक है। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर। तो ये जून एंड जुलाई में जो क्रॉप लगाई जाती है, सितंबर और अक्टूबर में से हार्वेस्ट कर लिया जाता है, कटाई कर ली जाती है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द सीजन आर पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो पैडी, पैडी का मतलब क्या होता है? धान, जिससे हम राइस निकालते हैं ना, उसी को पैडी बोलते हैं। तो राइस, कभी भी अगर आपसे कोई पूछे खरीफ की फसल, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि राइस, है ना। खरीफ की फसल में सबसे पहला नाम पैडी यानी राइस का आता है। फिर मेज यानी भुट्टा, मकई, ज्वार, बाजरा, ये जो हमारे मिलेट्स हैं, जो उतने फाइन नहीं होते हैं, हार्ड टू ईट होते हैं, थोड़े सॉफ्ट नहीं होते हैं अनाज। उसके बाद तूर, अरहर, मूंग, उड़द, ये सारी हमारे दलहन वाली यानी पल्सेस हैं। फिर कॉटन, जूट, ये हमारे फाइबर जो प्लांट्स है ना। उसके बाद ग्राउंडनट्स एंड सोयाबीन, ये हमारे जो है ऑयल सीड प्लांट है। तो इतनी सारी चीजें जो है खरीफ की फसल में आती है। इन सभी फसल को उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। और ये बारिश के ऑनसेट ऑफ मानसून में ही ये सारी फसलें लगाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन आर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। तो सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन, अगर आपसे कोई पूछे कि राइस सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे असम। सबसे ज्यादा असम में होता है, फिर वेस्ट बंगाल में होता है, फिर कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना, देन तमिलनाडु, देन केरला एंड महाराष्ट्र, ठीक है। कोंकण कोस्ट में भी आजकल होने लगा है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश, बिहार में भी अब इरिगेशन की जैसे व्यवस्था अच्छी है, तो अब होने लगा है वहां भी बहुत ज्यादा राइस, ठीक है। तो राइस के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर देखा जाए तो मानसून बहुत जल्दी आता है, बंगाल की खाड़ी से ही मानसून, अरब सागर से ही मानसून जो आता है वो अच्छी बारिश समय पे कर देता है, ठीक है। तो असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इन जगहों पर देखा जाए तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि सालों भर यहाँ बारिश होती है ना। समुद्र के नजदीक ये है तो सालों भर बारिश भी होती है, ठीक है। तो इनके जो खरीफ फसल के लिए जो जो क्वालिटीज चाहिए वो इन जगह पर है। सॉइल किस क्वालिटी की सॉइल होनी चाहिए, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, है ना, कितनी सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए, सारे इस वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा में है। तो इसलिए यहाँ पर खरीफ की फसल बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। केरला, महाराष्ट्र, केरला में सबसे पहले मानसून आता है। केरला में तो अप्रैल में ही मानसून हो जाता है, इसलिए वहाँ धान की कटाई अप्रैल से ही चालू हो जाती है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र में भी अप्रैल मई तक मानसून कभी कभी आ जाता है। तो वहाँ धान की फसल जो है पहले ही बो दी जाती है, मतलब अप्रैल में। जहाँ हमारे यहाँ, आप असम और वेस्ट बंगाल में हम देखते हैं कि जहाँ मानसून जो है करीब आते हैं तो जून चला जाता है, तो जून में हम धान की क्रॉप डालते हैं, पैटर्न को उगाते हैं। वहीं पर हम देखेंगे कि वही हम देखते हैं कि केरला और तमिलनाडु और महाराष्ट्र में करीब मानसून कभी कभी अप्रैल में ही आ जाता है। सबसे पहले तो केरला में आता है, फिर तमिलनाडु, फिर हमारे उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है। और कोंकण कोस्ट, तो हम जून तक यहाँ पर धान की फसल लगा लेते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट along with the coast region of Odisha. Konkan coast along with Uttar Pradesh and Bihar. Recently, paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana. अब पैडी जो है पंजाब और हरियाणा की भी इंपॉर्टेंट क्रॉप हो गया। अब आप बोलोगे हमने तो पंजाब हरियाणा हरियाणा में रबी की क्रॉप पढ़ा। जी हाँ, बिल्कुल। रबी की क्रॉप के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट जो है वो पंजाब और हरियाणा है। लेकिन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, हमारे जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई, हरित क्रांति जो आई, उसके बाद इरिगेशन की इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है पंजाब हरियाणा में कि अब वहाँ पैडी की फसल भी अब उगा सकते हैं कि सालों भर वहाँ पानी की उपलब्धता है ना। पानी की कोई कमी नहीं है ना, इरिगेशन की कोई कमी नहीं है। तो हम पंजाब हरियाणा में अब पैडी यानी राइस की फसल उगाई जा रही है।
In a state like Assam, West Bengal and Odisha, three crops of paddy are grown in a year. These are As, Aman and Boro. अब देखो, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, वहां के लोग क्या है, चावल ही खाते हैं, रोटी तो खाते ही नहीं, ब्रेड व्हीट खाते ही नहीं। तो असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में साल में 3 बार पैडी यानी राइस जो है 3 बार ग्रोन की जाती है। पहले बार जो उसे अस कहते हैं, सेकंड वाले में अमन कहते हैं और थर्ड वाले को बोरो कहते हैं। तो साल में 3 बार राइस की फसल, अगर ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में आ सकता है कि ऐसे कौन सा स्टेट है जहाँ साल में 3 बार राइस की फसल यानी पैडी की फसल उगाई जाती है, तो आप कह सकते हो असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं, हमने रबी खरीफ पढ़ लिया, तो अब जैद की फसल क्या है, देखिए। इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज द जैद सीजन। रबी और खरीफ की सीजन के बीच में जो 2 महीने का हमें सीजन मिलता है ना, जब हम रबी की फसल कटाई कर लेते हैं अप्रैल में, तो अप्रैल से मई, ये दोनों भी जब मानसून आया नहीं होता, जब भारी गर्मी पड़ती है इंडिया में, बहुत ज्यादा गर्मी अप्रैल से मई, तो इस समय 2 महीनों में हम जायद की फसल उगा लेते हैं। और जैसे ही जून जुलाई के बीच मानसून आ जाता है, करीब ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया जून जुलाई में ही आता है, तो उस समय वहाँ के लोग जो है वो फिर खरीफ की फसल लगाते हैं। तो ये दो जो महीने हैं जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, अप्रैल एंड मई, ठीक है, उस हाफ ऑफ द मार्च एंड हाफ ऑफ द मई, है ना, इतने दिनों में हम जायद की फसल लगा लेते हैं। तो जायद की फसल कहने का मतलब कि जायद की फसल को बिल्कुल ड्राई मौसम चाहिए, बहुत ज्यादा हीट चाहिए, बहुत ज्यादा सनलाइट चाहिए, ठीक है। तो इस सीजन में जो फसल उगते हैं, सम ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस ड्यूरिंग जैद आर वाटरमेलन, मस्क मिलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स, है ना। इस समय जो फसल उगते हैं वो वाटरमेलन है, मस्क मिलन है, क्यूकम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप, यही फसल जो हम फिर बारिश में हमें खाने को मिलते हैं, यानी जुलाई जून जून जुलाई में हमें यही फसल वाटरमेलन, मस्क मिलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं मार्केट में, ठीक है। अब फॉडर क्रॉप क्या होता है, जो अपने लाइव स्टॉक यानी गाय भैंस बकरी भेड़ घोड़े को खिलाते हैं, वो फॉडर क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। ये फॉडर क्रॉप्स है। फॉडर क्रॉप्स मतलब फॉडर क्रॉप इज एनी एग्रीकल्चरल फूडस्टफ यूज्ड स्पेशली टू फीड डोमेस्टिकेटेड लाइव स्टॉक सच एज कैटल, रैबिट, शीप, हॉर्सेस, चिकन एंड पिग्स, ठीक है। इसमें कौन कौन से क्रॉप आते हैं, बीन्स स्प्राउट हो गए, फ्रेश माल्ट हो गया, लाइक दैट। तो इस तरह के क्रॉप जो है वो फॉडर में गिने जाते हैं, जो जानवर को खिलाने के लिए काम में लाया जाता है। अब यहाँ एक और चीज दी हुई है, शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। शुगर केन को पूरा 1 साल लग जाता है ग्रो होने में। 1 ईयर लग जाता है शुगर केन को ग्रो होने में। ऐसा क्यों? क्योंकि शुगर शुगर केन है एक तरह का प्लांटिंग टाइप ऑफ फॉर्मेशन, प्लांटिंग में आता है, प्लांटिंग पैटर्न ऑफ क्रॉप में आता है। प्लांटेशन फार्मिंग हमने जो पहले पढ़ा, तो शुगर केन को प्लांट बनने में, उसे बहुत ग्रो करने में पूरा 1 साल लग जाता है। जब पूरे अच्छे से ग्रो हो जाता है, हाइट अच्छी हो जाती है, तभी वो फिर पकता है, उसमें मिठास आती है, ठीक है। जो शुगर केन को पूरा 1 साल लगता है, तो शुगर केन को हम कह सकते हैं कि ये जैद में भी आया, ये रबी में भी आया और खरीफ में भी आया। रबी और खरीफ दोनों सीजन में हम देख सकते हैं शुगर केन को, इसलिए कह सकते हैं ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो, ठीक है तो जैद की फसल यानी रबी खरीफ दोनों सीजन ले लेती है, ठीक है। चलो, अभी हम आगे बढ़ते हैं, हमारे मेजर क्रॉप्स क्या है। मेजर क्रॉप्स कहने का मतलब है कि भारत में, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं। देखो, पहले तो क्रॉप जो उगाए जाते थे हम खाने के लिए उगाते थे, जो हम कह सकते हैं कि सबसिस्टेंस फार्मिंग जो हमने कहा, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें हम केवल खाने के लिए उगाते थे। धीरे धीरे प्रिमिटिव से हमारा कमर्शियल की तरफ हम जाने लगे, और हम ऐसी चीजें जो भी उगाने लगे, ऐसी फसल भी उगाने लगे जो हम बेच सके दूसरी कंट्रीज में, और हमारे रेवेन्यू ज्यादा क्रिएट कर सके, अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को और अच्छा मजबूत कर सके, क्योंकि हमारी इंडिया की इकोनॉमी है पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, ठीक है। तो पहले हम केवल राइस, व्हीट, मिलेट, पल्सेस ये उगाते थे, लेकिन अब हम टी, कॉफी, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट भी उगाते हैं। देखिए, कॉटन तो काफी एंशिएंट समय से, कॉटन और जूट तो कभी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारे कंट्री में जो है दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट होता रहा। लेकिन अभी जो नई नई फसल जो हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कमर्शियल फसल कहे जाते हैं, कमर्शियल क्रॉप, वो टी है, कॉफी और शुगर केन और ऑयल सीड्स है। जिससे हमें बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, जिसे बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, और स्पाइसेस भी हैं। The variety of food and non-food crop are grown in different parts of the country depending upon the variation in soil, climate and cultivation practices. Major crop grown in India are rice, wheat, millet, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseeds, cotton and jute, etc. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया मेजर क्रॉप्स के, ये आपको याद रखने होंगे। अब हम पढ़ेंगे राइस के लिए। अब राइस के बारे में हम पढ़ेंगे कि राइस के लिए जोग्राफिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए, कितनी टेम्परेचर चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, कितना एनुअल रेनफॉल चाहिए, किस तरह के सॉइल होनी चाहिए, सारी चीजें हम पढ़ेंगे।
राइस आपको पता है ये कौन सा क्रॉप है? खरीफ की क्रॉप है। राइस जो हमारा है ये हमारा खरीफ की क्रॉप है। तो राइस के बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इन इंडिया। इंडिया में ज्यादातर स्टेट में जो फूड खाया जाता है वो राइस है। ठीक है। इंडिया के ज्यादातर भाग में पार्ट में राइस ही लोग खाते हैं। आप देख लो, चाहे ईस्टर्न स्टेट हो, है ना, नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, ईस्टर्न सदर्न वेस्ट हो, सदर्न ईस्ट हो, ये सारे स्टेट्स में चावल खाए जाते हैं ज्यादातर। कहीं चावल दाल खाए जाते हैं, चावल के साथ दाल, कहीं इडली सांभर डोसा, ये सब। तो ये हम ऐसे अनुमान लगा सकते हैं दिमाग से भी। अगर कोई पूछे राइस कहाँ खाए जाते हैं तो हम खुद से सोचेंगे राइस कहाँ खाए जाते हैं। ज्यादातर वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, है ना, कर्नाटक, जहाँ इडली सांभर है, तो सब राइस का ही बना होता है। तो इसलिए राइस इन जगहों की जो है स्टेपल फूड है। और मैक्सिमम स्टेट में राइस खाई जाती है, इसलिए राइस को स्टेपल फूड कहा गया। और सेकंड स्टेपल फूड इज व्हीट, याद रखना। आवर कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। हमारा कंट्री जो है चाइना के बाद सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस करता है ना, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इट इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर above 25 डिग्री सेल्सियस and high humidity with annual rainfall above 100 centimeter 100 centimeter in the areas of less rainfall. It grows with the help of irrigation. अब देखो, राइस के लिए जो नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? राइस जो कि खरीफ की फसल है उसके लिए हाई टेम्परेचर। जून जुलाई में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, आपको पता ही है, 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी, बहुत मॉइस्चर ह्यूमिडिटी, यानी कि पसीने वाली गर्मी होनी चाहिए, आपको स्वेटिंग होने लगे ऐसी गर्मी, ऐसा माहौल चाहिए। एनुअल रेनफॉल अबव 100, और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना। 100 सेंटीमीटर करीब रेनफॉल आपको चाहिए। 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स काफी रेनफॉल, अच्छी रेनफॉल, अच्छी बारिश चाहिए। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। और अभी हमने क्या देखा, पंजाब हरियाणा भी अब राइस कल्टीवेट कर रहा है। क्यों कल्टीवेट कर रहा है? क्योंकि हेल्प ऑफ इरिगेशन। वह इरिगेशन की बहुत अच्छी सुविधा है। ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद इरिगेशन की बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। इसलिए अब पंजाब हरियाणा ये स्टेट्स भी हैं जो इरिगेशन की हेल्प से अब पैडी या राइस उगाने में समर्थ है। देखिए राइस की फील्ड आप देख सकते हैं कैसे पानी से डूबी है इसके सेटलिंग्स। ठीक है, चलो अभी हम आगे पढ़ते हैं। राइस जब हार्वेस्टेड के टाइम तो ऐसे दिख रही है राइस। हार्वेस्टेड के टाइम बहुत अच्छी धूप चाहिए, यानी जब हम अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट करते हैं तब बारिश बिल्कुल खत्म हो जाती है, कड़ी धूप होती है, तो अनाज में अच्छे से पक जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं राइस इज रेडी टू बी हार्वेस्टेड इन द फील्ड। आर नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले हम मैप ऑफ इंडिया, इंडिया के मैप में देखेंगे कि राइस के मेजर और माइनर एरियाज कौन कौन से। ठीक है, अभी हम इस चीज को पहले देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आगे की क्या चीजें हैं। अभी देखो, इंडिया में राइस कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला है, राइस के लिए जो नेसेसरी जो कंडीशन है जो होनी चाहिए, वो कि जहाँ बारिश बहुत ज्यादा हो, सी कोस्टल रीजन, है ना, समुद्र के पास का एरिया, जहाँ बारिश ज्यादा हो, जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा हो, वहां पर आप राइस उगा सकते हो। तो राइस के लिए सबसे पहले जो स्टेट है, हमने क्या पढ़ा, वेस्ट बंगाल। ये स्टेट सबसे पहले राइस का सबसे बड़ा। उसके बाद है असम। ठीक है, असम है। उसके बाद अपना उड़ीसा, मेजर पार्ट ऑफ उड़ीसा। फिर अपना बिहार, अपना गंगा का जो प्लेन है वहां पर राइस बहुत अच्छी होती है। झारखंड, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ झारखंड में भी राइस बहुत ज्यादा है। फिर अब देखेंगे ईस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश। ये पूरा उत्तर प्रदेश है, इसका ईस्टर्न पार्ट, जो हाफ ऑफ द ईस्टर्न पार्ट जहाँ से गंगा नदी क्रॉस करती है, ये वाला पार्ट में राइस बहुत ज्यादा होता है। फिर सम ऑफ द पार्ट ऑफ फ्यू पार्ट्स ऑफ एमपी। ठीक है, फ्यू पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, फ्यू पार्ट्स ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड तमिलनाडु। ठीक है, ये सारी जगह पर मेजर एरियाज है, राइस बहुत ज्यादा होती है। यहाँ के लोग राइस ज्यादा इसलिए ज्यादा खाते हैं, राइस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब माइनर एरिया भी है जहाँ राइस होने लगा है, पहले नहीं होती थी लेकिन अब होने लगा है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। तो कौन कौन से एरिया है देखिए, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहाँ पर अभी भाखड़ा नंगल जो परियोजना है, उससे भी पानी आ जाता है। ठीक है, ये आपका है ये आपका हिमाचल प्रदेश, सॉरी, ये वाला आपका जो पार्ट है ये हो गया आपका पंजाब, ये हरियाणा, पंजाब हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, है ना, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपके गुजरात का सम पार्ट ऑफ, सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात। ये आपका कोस्टल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ से वेस्टर्न घाट चालू होते हैं। यहाँ पर आपका कोस्टल पार्ट ऑफ ये कर्नाटका, केरला, केरला का भी ये कोस्टल पार्ट, और ये थोड़ा सा आपका तमिलनाडु का सदर्न पार्ट। इन सब जगह जो भी राइस उगाए जा रहे हैं,
है ना, अब उगाए जा रहे हैं, इरिगेशन की अच्छी सुविधा है और क्लाइमेटिक कंडीशन भी सूट कर रहा है। तो माइनर एरिया से, लेकिन यहाँ भी अच्छे से राइस उग जाते हैं। तो राइस का प्रोडक्शन देखिए, इंडिया में मोस्ट ऑफ द पार्ट में राइस प्रोड्यूस हो ही जाता है। ठीक है, चलिए आपने ये मैप देख लिया अच्छे से। मैप में सबसे पहले आपको सारे स्टेट के नाम पता करने होंगे। स्टेट के नाम अगर अच्छे से जान जाओगे तो आप ये भी अच्छे से मैप रीडिंग अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि राइस के लिए कौन कौन से एरियाज है, जो हमने मैप में देखा उसी को हम यहाँ सेंटेंस में पढ़ेंगे। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ में कौन कौन से हैं, हमारे बिहार हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम भी है। ठीक है, लेकिन हम असम पार्ट को लेते हैं, वेस्ट बंगाल पार्ट को लेते हैं। कोस्टल एरियाज क्या है, हमारे उड़ीसा के कोस्टल एरियाज हैं। ठीक है, फिर हमारे तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज है, आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज है, केरला के कोस्टल एरियाज है, महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज है। इन सभी जगह राइस होता है। डेल्टाइक रीजन, अब ये डेल्टाइक रीजन क्या होता है, जहां नदी डेल्टा बनाती है, जहां नदी अंत में आकर सागर से मिलती है। गंगा नदी देख, मैप में आपको मैं यहाँ दिखा सकती हूँ कि ये जो हमारा एरिया है, कलर चेंज करके मैं दिखाती हूँ। देखो हमारा डेल्टाइक रीजन इंडिया में कहाँ पर है, ये वाला जो एरिया, ऐसे तो ये पूरा एरिया डेल्टाइक रीजन है। देखिए ये थोड़ा सा, ये बांग्लादेश का पार्ट और हमारे इंडिया का। तो गंगा नदी जब यहाँ से निकलती है ना, गंगा नदी यहाँ से निकलती है, तो ये आपके उत्तरांचल, यूपी यूपी बिहार से होते हुए ये वेस्ट बंगाल में आकर ये अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज जगह जगह छोड़कर अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती है। कई डिस्ट्रीब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज इसके हो जाते हैं। और इधर से असम की भी ब्रह्मपुत्र नदी आकर भी यहाँ से मिल जाती है। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा जो बनता है यहाँ पर, ये छोटे छोटे आइलैंड जैसे पार्ट आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे डॉट जो है, ये सेडिमेंट्स हैं जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ लाकर यहाँ छोटे छोटे सेडिमेंट्स छोड़ती हैं। तो एरिया बहुत ही फर्टाइल होता है, उसे डेल्टाइक रीजन बोलते हैं। यहाँ आप उड़ीसा का भी सम पार्ट जो है, ये भी डेल्टाइक रीजन, यहाँ डॉट डॉट छोटे छोटे आपने देखे होंगे। ठीक है, यहाँ भी देख रहे हो आप बांग्लादेश का, तो ये बांग्लादेश तो हमारी कंट्री का नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भी ये सारी एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक आप कह सकते हो ये डेल्टाइक रीजन है। बहुत ही फर्टाइल होती है। नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स जो है, गिट्टी बालू पत्थर, जो नदियां अपने साथ ले आती है, यहाँ जाकर सी के जो एजेस है ना, जहाँ से बे ऑफ बंगाल चालू होता है वहां जाकर छोड़ देती है, और ये सेडिमेंट ही जाकर, इसे ही हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा बनाते सुंदरबन का डेल्टा। अगर आप पूछे कि इंडिया का कौन सा डेल्टा, तो आप बोलेंगे सुंदरबन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के सेडिमेंट से बनता है। सुंदरबन का डेल्टा है जो बहुत फेमस है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो। तो ये डेल्टाइक रीजन जो है, ये भी राइस के लिए बहुत अच्छा, बहुत फर्टाइल होती है। मिट्टी बहुत लोमी होती है, मिट्टी है ना, कीचड़ वाली मिट्टी, लोमी मिट्टी जो हमेशा पानी से भरी हुई हो, तो ऐसी मिट्टी में हम राइस की खेती अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द dense network of canal irrigation and tubewells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। अब देखिए इरिगेशन की इतनी अच्छी सुविधा हो गई है, बड़े बड़े मल्टीपर्पज डैम बन रहे हैं। डैम को कनाल से जोड़ा जा रहा है, कनाल फिर खेतों में लाया जा रही है, ट्यूबवेल से फिर पानी उनको सप्लाई किया जा रहा है। तो ट्यूबवेल और कनाल इरिगेशन की हेल्प से ये पॉसिबल हो पाया है कि हम उस एरिया में भी राइस उगा पा रहे हैं जिस एरिया में कभी राइस उगाने की क्षमता नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पानी की बहुत ज्यादा उपलब्धता है आर्टिफिशियल इरिगेशन से। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऐसी जगह है, सोचो वो पूरे डेजर्ट ही समझो, है ना, मोस्ट ऑफ द पार्ट। वहां तो बारिश 3-4 साल में एक बार होती है, लेकिन वहां पर भी अगर हम राइस उगा पा रहे हैं तो बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इरिगेशन। ठीक है, समझ में आई बात। तो आप मेजर एरियाज तो आपको पता है, माइनर एरियाज में आप हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान लिख सकते हैं, राइस ग्रोन एरिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीट के लिए कौन कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल चाहिए, ये हम आगे बढ़ते हैं। वीट, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। ठीक है, सीरियल क्रॉप किसे कहते हैं, देखिए सीरियल इज अ फूड दैट इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स, कैन बी इटन और मेड इनटू फ्लोर। जो ग्रेन से बनता है और उसको हम फ्लोर भी बना सकते हैं, है ना, उसको हम आटा जैसा बनाकर उसको हम अपने मिल्क में मिलाकर, ये जो भी अलग अलग तरीके से जो खाना बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, अलग अलग पुडिंग बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे सीरियल। ठीक है, दिस इज द सेकंड मोस्ट सीरियल क्रॉप है। इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ए ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। तो देखो ये रबी की जो क्रॉप है, रबी की क्रॉप अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे पहले आपको नाम लेना है वीट। तो वीट जो है सेकंड स्टेपल फूड है अपनी कंट्री इंडिया का भी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन जो जो क्रॉप होते हैं उसमें सबसे पहले राइस, उसके बाद व्हीट। तो इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्रीज, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ कौन से हुए हमारे, जम्मू कश्मीर हो गए, हिमाचल हो गए, पंजाब हो गए, हरियाणा हो गए, है ना, राजस्थान, ये सब नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ये हमारे नॉर्थ पार्ट हो गए। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कौन कौन से हो गए हमारे, राजस्थान, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात, ये हमारे नॉर्थ वेस्टर्न, महाराष्ट्र भी आ गया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हो गए, ठीक है। तो इन सभी जगहों पर व्हीट बहुत ज्यादा उगाया जाता है। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन, इस रबी क्रॉप को कूल ठंडी सीजन चाहिए, ठंडी मौसम में ठंडी हो, अच्छी खासी खिली हुई धूप हो, बारिश बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। रबी क्रॉप को बारिश की जरूरत नहीं, बिल्कुल लेस रेनफॉल एट द टाइम ऑफ सोइंग, लेस रेनफॉल चाहिए होती है, हमेशा याद रखिएगा, रबी क्रॉप को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, केवल कूल ग्रोइंग सीजन होनी चाहिए। तो अक्टूबर और से नवंबर, नवंबर टू दिसंबर, तो अक्टूबर टू दिसंबर के बीच लगाई है। तो इस सीजन में कहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, आप खुद सोचो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इस समय पिक पर ठंडी होती है, एक्सट्रीम, है ना, एक्सट्रीम ठंडी होती है। तो इस जगह पर हम रबी की क्रॉप जो है उगा सकते हैं, ठीक है। सम पार्ट ऑफ गुजरात भी। एंड द ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, और पकने के समय खूब अच्छी धूप होनी चाहिए, जब हम इसे मार्च में काटे, मार्च अप्रैल में या फरवरी मार्च में, तो खूब अच्छी धूप होनी चाहिए। इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन, ग्रोइंग सीजन में से 50 to 75, बहुत लेस रेनफॉल की जरूरत है, ज्यादा की नहीं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन इन द कंट्री, द गंगा सतलुज प्लेन्स एंड द डेक्कन। अब गंगा सतलुज प्लेन कौन सा है, देखिए मैं मैप में इसको आपको बताती हूँ। गंगा सतलुज प्लेन, देखिए, गंगा सतलुज प्लेन जो हमारा एरिया है, ये हमारे थोड़ा यूपी का पार्ट उत्तराखंड ले लेता है ना, यूपी का थोड़ा पार्ट ले लेता है, ये पंजाब, हरियाणा, है ना, और ये थोड़ा सा एमपी का पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट हमारा एरिया है, इस एरिया को हम बोल सकते हैं गंगा सतलुज प्लेन, ठीक है। गंगा और सतलज नदी के मेल से, है ना, यहाँ से जो नदियां निकल रही है आपकी, ठीक है, तो गंगा और सतलज नदी के प्लेन में जो जो एरियाज आते हैं, वो एरियाज हमारे होंगे गंगा सतलज प्लेन, तो इस जगह पर गेहूं की खेती बहुत ज्यादा होती है। फिर हमने क्या पढ़ा, देखिए, हमने पढ़ा डेक्कन, द मेजर व्हीट प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान, ये भी तो है ही। लेकिन डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ एक चीज और है कि नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन, डेक्कन के ब्लैक सॉइल रीजन में भी व्हीट बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। अब डेक्कन प्लेट्यू कौन सा है, डेक्कन रीजन कौन है, पुणे का जो रीजन है, यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र का ये जो रीजन है, ये डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, ये वाला जो है रीजन, ये डेक्कन प्लेट्यू में आता है। ऐसे तो ये पूरे इंडिया का जो इतना पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है, पेनिनसुलर या ट्रायंगुलर रीजन है, इसको हम पूरे को डेक्कन प्लेट्यू बोल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट, यहाँ से महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक, थोड़ा सा केरला, थोड़ा सा तमिलनाडु, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, ये सब मिला के जो पार्ट होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। ये थोड़ा सा हिली पार्ट होता है, मतलब हिली भी नहीं कहेंगे, प्लेट्यू वाला पार्ट, ये प्लेन भी नहीं कहेंगे, हिल भी नहीं कहेंगे, 600 मीटर इसकी हाइट होती है। तो ये वाले रीजन जो है, ये रीजन में हम गेहूं बहुत अच्छे से उगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी हम इसको आगे देखेंगे, ये हम इरेज कर देते हैं। तो हम यहाँ क्या क्या पढ़ रहे थे कि द गंगा सतलुज प्लेन एंड दी गंगा सतलुज प्लेन एंड द डेक्कन, डेक्कन रीजन, नॉर्थ वेस्ट ब्लैक सोइल, जहाँ काली मिट्टी होती है, द डेक्कन प्लेट्यू में काली मिट्टी होती है, याद रखिएगा, जिसे गोंडवाना प्लेट्यू भी कहते हैं। द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। तो गंगा सतलुज प्लेन में हमारे पंजाब आ गए, हरियाणा आ गए, उत्तर प्रदेश आ गए, मध्य प्रदेश आ गए, ठीक है, बिहार आ गए, और राजस्थान भी आ गए, ये गंगा सतलुज प्लेन। और डेक्कन वाले में हमारे आ गए, ये वाले आ गए, जो महाराष्ट्र, डेक्कन प्लेट्यू थोड़े से पार्ट ऑफ महाराष्ट्र का आ गए, थोड़ा सा पार्ट इधर का भी आ गया, थोड़ा सा माइनर पार्ट अब कर्नाटक आ गया, थोड़ा सा आपका तेलंगाना आ गया, आंध्रा आ गया, तमिलनाडु आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा मिलेट्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मिलेट्स क्या है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि, हाँ, मिलेट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ज्वार बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। ज्वार बाजरा और रागी, ये उतने रिफाइंड क्रॉप नहीं होते, है ना, हार्ड टू इट, मतलब पकने के बाद भी ये सॉफ्ट नहीं होते, ठीक है।
तो इसलिए इसे कहते हैं दाओ दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन का मतलब होता है जो खाने में उतने मुलायम नहीं लगे, सॉफ्ट नहीं लगे चबाने में, उसको कोर्स ग्रेन कहते हैं। तो जवार बाजरा रागी जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स है हमारे इंडिया में, और दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल रागी इज अ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। ये जो खाने में तो उतने अच्छे नहीं होते, स्वाद भी उतना ज्यादा नहीं होता जितने राइस और व्हीट में होता है, फिर भी इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसमें बहुत ज्यादा हाई रिच कंटेंट्स जो होता है आयरन का होता है, कैल्शियम जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, आयरन जो खून बढ़ाता है, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज जो पेट को साफ रखता है, ठीक है, फाइबर। तो ये सारी चीजें इनमें होती है, तो ये खाना बहुत अच्छा होता है, हमें मतलब ये अपने खाने में जरूर यूज करना चाहिए, रागी, बाजरा और ज्वार। ठीक है। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। इंडिया में जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप, उसमें ज्वार को भी रखा जाता है। इट इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मोस्ट मॉइस्ट एरियाज। रेन फेड का क्या मतलब हो, देखिए, रेन फेड यानी कि जहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं हो या बहुत कम हो, बिल्कुल भी नहीं हो बहुत कम, वैसी जगह पे भी हम ज्वार की खेती कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि सम ऑफ द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, लातूर, उस्मानाबाद, ये जगह हो गए, तो ये जगह पर है, हम बहुत अच्छे से ज्वार की खेती कर सकते हैं। क्रॉप मोस्टली ग्रो इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड इरिगेशन। जहाँ इरिगेशन की बहुत शायद ही जरूरत पड़े या ना पड़े, ऐसी जगह पर भी हम ज्वार को उगा सकते हैं। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट और महाराष्ट्र, देखिए सबसे पहले महाराष्ट्र का ही नाम आता है, फिर कर्नाटका। कर्नाटका में भी कुछ ऐसे पार्ट्स है जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती है ना, और थोड़े से प्लेट्यू वाले रीजन है, पहाड़ी रीजन है, ठीक है, खुरदरी जमीन है, ठीक है, ब्लैक सॉइल है। तो आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश भी ऐसी जगह जहाँ बारिश बहुत कम होती है, तो ऐसी जगह हम ज्वार की खेती अच्छे से कर सकते हैं। चलिए आगे जो है हमारा, देखिए बाजरा। बाजरा कैसा दिखता है, इसको बाजरे की कल्टीवेशन, बाजरे की रोटी जो खाते हैं, राजस्थान में ज्यादातर लोग खाते हैं, महाराष्ट्र भी खाते हैं। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सोइल एंड शैलो ब्लैक सोइल। बाजरा मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा, ठीक है। तो बाजरा जो है सैंडी सोइल में, सैंडी यानी जो मिट्टी बालू जैसी लगे, रेत जैसी लगे, एंड शैलो ब्लैक हल्की सी ब्लैक भी हो, वैसे मिट्टी में बाजरा की खेती अच्छे से कर सकते हो। वैसे मिट्टी का महाराष्ट्र में ज्यादातर है, गुजरात में है ज्यादातर, है ना, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, ऐसी जगह मिट्टी में पानी की कमी हो, नमी की कमी हो, वहां पर बाजरा की खेती कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन। ड्राई रीजन और क्रॉप है जो रीजन हमेशा सूखा, ज्यादातर सूखे में पड़ा रहता है, वैसे रीजन में बाजरा की खेती अच्छे से की जा सकती है। ग्रोन वेल ऑन रेड ब्लैक इज सैंडी लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल हो, सैंडी हो, लोमी हो, शैलो ब्लैक, इस तरह के सॉइल कहीं भी मिल रहे हैं इंडिया में, तो वहां पर हम बाजरे की खेती अच्छे से कर सकते हैं। इसमें नमी, पानी की मात्रा बहुत कम हो, ठीक है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो कर्नाटका भी ऐसी जगह है जो बहुत ड्राई है, तमिलनाडु भी, हिमाचल प्रदेश भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश कम है और बहुत ड्राई वेदर है, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पर इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, सॉइल पाई जाती है, वहां पर हम बाजरा की खेती अच्छे से कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे मेज, ठीक है। मेज क्या है, मेज यानी भुट्टा, मकई जिसे कहते हैं, ठीक है। इट इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। ये फूड के लिए भी और फॉडर के लिए भी, यानी जो भुट्टे होते हैं वो अपने खाने के लिए भी, और उसके वेस्ट पार्ट जो है ना, भुट्टे के बीज निकालने के बाद जो बच जाते हैं उन जानवरों को भी खिलाते हैं एज अ फॉडर। और भुट्टे भी जानवर खाते हैं, जैसे पिग हो गया, हॉर्स हो गए, तो ये भुट्टे को बहुत अच्छे से खाते हैं, है ना। तो ये जो है प्रोडक्शन है, अपने लिए फूड के लिए भी करते हैं और फॉडर के लिए भी। It is a kharif crop which requires temperature between 21 to 27 degrees Celsius and grown well in old alluvial soil. Alluvial soil क्या होगा, देखिए, alluvial soil जो नदी के द्वारा लाई हुई मिट्टी से बनता है उसको alluvial soil कहते हैं, है ना। तो ऐसी जगह जहाँ बिहार का मैदानी भाग, जहाँ गंगा नदी अपनी मिट्टी लाकर डिपॉजिट करती है, वहां पर मेज भुट्टा बहुत अच्छे से होता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए इसको, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। तो बिहार ऐसे जो एरियाज हैं वहां पर देखिए, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, नदी के द्वारा लाई हुई मिट्टियां वहां पर ज्यादातर आपको दिखेंगी, ज्यादातर प्लेन्स है। जो एरिया प्लेन्स है, हिली एरियाज नहीं है, प्लेट्यू नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, वैसे एरियाज में मेज की खेती अच्छे से होती है। सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन रवि सीजन ऑल्सो। बिहार में रवि सीजन में, रवि यानी ठंडे के सीजन में मेज की खेती होती है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HYV सीड्स। मॉडर्न इनपुट्स यानी जितने बायोकेमिकल इनपुट्स लगाते हैं उसमें HY सीड्स लगाते हैं, अच्छे क्वालिटी के हाई यील्डिंग सीड्स। फर्टिलाइजर और इरिगेशन के साथ हम बिहार में रवि के सीजन में भी हम मकई की खेती कर सकते हैं।
Contribution to the increasing production of the maize. Major maize producing states are कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो उसको पानी की जरूरत तो पड़ती है, एलुवियल सोइल है, पानी की जरूरत पड़ती है। तो जहाँ पानी की नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ कम पानी होती है, वहाँ हम मॉडर्न इनपुट से, यानी कि आर्टिफिशियल इरिगेशन और HY सीड्स फर्टिलाइजर से भी हम अच्छे ग्रोन कर लेते हैं। लेकिन जो स्टेट में ऑलरेडी इरिगेशन मानसून अच्छी आती है मिट्टी काफी अच्छी, जैसे कि कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जैसे कर्नाटका हो गया है ना, मध्य प्रदेश, तो वहां पर भी हम इसकी खेती, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मानसून अच्छी है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, करना, है ना। तो ये सब जगह भी हम अच्छे से मेज की खेती कर सकते हैं। और बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जहाँ पर पानी कम है, तो वहाँ इरिगेशन की सुविधा से हम कर लेते हैं मेज की खेती। ठीक है, ये हमने मेज कल्टीवेशन पढ़ लिया। अभी हम देखेंगे कि वीट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट। वीट कौन कौन सी जगह इंडिया में वीट होता है, वीट यानी गेहूं। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं मैप में। ये हमारी इंडिया का मैप हुआ। मैंने आपको क्या बोला, वीट जो है वो रबी की फसल है। रबी की फसल है वीट। तो वीट ऐसी जगह पर होगी जहां बारिश की जरूरत, बारिश बहुत कम होता है। तब खुद ही सोचो इंडिया में बारिश कहाँ कहाँ कम होता है और कहाँ बहुत ज्यादा ठंडी, सर्दियों में बहुत ठंडी पड़ती है। तो आप खुद इमेजिन करो सर्दियों में ठंडी कहाँ पड़ती है। तो सब जम्मू कश्मीर का पार्ट, आप हिमाचल ले लो, उत्तराखंड ले लो, हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, नॉर्दर्न राजस्थान ले लो, है ना। फिर आप ले सकते हो ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ले लो, मेजर पार्ट ऑफ MP ले लो। ठीक है, राजस्थान ले लो सम पार्ट। तो ये सब जगह ठंडी बहुत पड़ती है। ठीक है, बारिश कम होती है, ठंडी बहुत पड़े, धूप अच्छी खिल रही हो, तो वहां पर आप गेहूं वीट की फसल अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हम सदर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का नॉर्दर्न पार्ट, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट, MP का मोस्ट ऑफ द पार्ट MP, ये सब जगह जो है बहुत ज्यादा मात्रा में गेहूं की खेती की जाती है। माइनर पार्ट्स कौन कौन से हैं जहां पर भी गेहूं की खेती अच्छे से की जा सकती है? तो आपका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, इसको मैं अलग कलर से करती हूँ, समझ में आएगा। ये आपका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न बिहार, राजस्थान का सदर्न पार्ट, MP का नॉर्दर्न पार्ट, गुजरात का ईस्टर्न पार्ट, और ये डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया अपने महाराष्ट्र का, यहाँ पर भी गेहूं वीट अच्छे से उपजाया जाता है। ठीक है, देख लिया आपने मैप में। चलो, ठीक है, अभी हम देखते हैं पल्सेस। हम यहाँ पल्सेस तक आज करेंगे। ठीक है, तो देखो पल्सेस क्या, पल्सेस यानी दाल। दाल जो हम चावल के साथ दाल खाते हैं, रोटी के साथ दाल, वो हमारी पल्सेस हो गई। देखो, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस जो किया जाता पल्सेस वो यहाँ, क्योंकि यह कंज्यूम भी होता है। और किसी कंट्री में देखो दाल नहीं खाते, लेकिन इंडिया के लोग दाल बहुत ज्यादा खाते हैं, इसलिए प्रोडक्शन भी ज्यादा करते हैं। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द वेजिटेरियन डाइट। मेजर pulses that are grown in India are tur, urad, moong, masoor, peas, and gram. Can you distinguish which of these pulses are grown in the Kharif season, which are in the Rabi season? ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा अभी। ये पल्सेस जो है इंडिया में बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। इंडिया में शुरू से एंशियंट पीरियड से ही पल्सेस की खेती अच्छी होती है, और किसी कंट्री में नहीं होती। इंडिया के लोग पल्सेस बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है, ये जो लोग वेजिटेरियन है ना, जो लोग वेजिटेरियन है, क्योंकि हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन है दाल में। किसी भी तरह की दाल लो, आप तूर ले लो, उड़द ले लो, मूंग, अरहर, पीस, ग्राम, सब में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो जो लोग नॉनवेज है, जो मटन चिकन नहीं खाते, फिश नहीं खाते, उन्हें दाल बहुत ज्यादा खाना चाहिए, प्रोटीन कंटेंट अपनी बॉडी में फुलफिल करने के लिए। ठीक है, डाइट में प्रोटीन यानी दाल ज्यादा रखनी चाहिए। तो मेजर पल्स दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर। सबसे ज्यादा दाल जो इंडिया में होती है तूर यानी अरहर की दाल, जैसे तूर अरहर एक ही चीज है, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, पीस एंड ग्राम। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन खरीफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन रबी सीजन। अब ये दाल ऐसी सीजन है जो दोनों में लगाई जाती है, रबी और खरीफ दोनों में। इसका भी रीजन जो मैं आगे बताऊंगी, पहले देख लीजिए कि खरीफ सीजन में जो दाल उगते हैं वो अरहर है, उड़द है, मूंग और लोबिया। लोबिया जो एक सब्जी बनती है ना, ग्रीन ग्राम, काउपी भी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो लोबिया जो है वो जो है खरीफ की फसल है। अरहर, उड़द, मूंग और लोबिया ये खरीफ की फसल है, यानी ये बारिश के सीजन में की जाती है। और रबी के सीजन में जो पल्सेस उगाई जाती है वो ग्राम है, चना, लेंटिल, पी और राजमा। ठीक है, राजमा आपको पता है, पी आपको पता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये उगाई जाती है हमारी
रबी यानी कि ठंडे में, ठंडे में जो पल्सेस उगाई जाती है वो ग्राम, लेंटिल, पी और राजमा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। पल्सेस ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल ड्राई कंडीशन, जहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती, मिट्टी बिल्कुल सैंडी है, बहुत ड्राई है सॉइल, वहां पर भी आप दाल की खेती कर सकते हैं। जैसे राजस्थान, गुजरात, जहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ड्राई वेदर है, वहां पर ज्यादातर दाल उगाई जाती है, इसलिए तो गुजरात राजस्थान के लोग दाल ज्यादा खाते हैं। Being leguminous crop, all this crop exert or her help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air। है ना। अब देखो दाल की फसल में सबसे बड़ी बात जो है लेगुमिनस है। ये लेगुमिनस क्रॉप है, दाल। लेगुमिनस क्रॉप का क्या मतलब होता है? दाल, मान लो ये दाल की फसल हमने लगाएगा ना, ये दाल है, ये इनके पत्ते हैं, तो इसके जो जड़ है, रूट, इसमें एक नॉट्स बने रहते हैं जड़ में, इनके लेगुमिनस जो पल्सेस होते हैं उनके रूट में एक इसे सिस्ट बने होते हैं, सिस्ट टाइप से। इसे हम कहते हैं सिस्ट, जो है गांठ बनी होती है ये प्लांट के, इस गांठ में एक बैक्टीरिया होता है, इसे राइजोबियम कहते हैं। इस बैक्टीरिया का क्या क्या काम होता है? एटमोस्फेयर से, एटमोस्फेयर जो है उसे नाइट्रोजन, एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन वो कंटेंट को खींचकर, है ना, मिट्टी में ले आता है और उसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में चेंज कर देता है। एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को मिट्टी में एब्जॉर्ब करके नाइट्राइट और नाइट्रेट, जो कि एक तरह का फर्टिलाइजर का काम करता है, वो मिट्टी में ये एब्जॉर्ब करता है। तो जितने ही पल्सेस वाले प्लांट है ना, केवल तूर अरहर को छोड़कर सारे प्लांट की रूट में एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, उसके नॉट्स में एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में एब्जॉर्ब करके उसे नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज कर देता है, जो फर्टिलाइजर का काम करता है। इसलिए खरीफ और रबी दोनों फसल के साथ, फसल के बाद एक चने की फसल यानी कि पल्सेस की फसल जरूर लगाते हैं कि मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहे। All these crops exert other help in restoring soil fertility। ऑल दिस क्रॉप्स एक्सेप्ट हरर, अरहर को छोड़कर जितने भी पल्सेस हैं वो सारे रिस्टोर करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। एयर से नाइट्रोजन लेकर उसे मिट्टी में फिक्स कर देते हैं, जिससे कि मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए हर फसल के साथ जो है रबी में भी लगाया जाता है पल्सेस, और खरीफ में भी, ताकि मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती रहे, कम नहीं हो। Therefore, these are mostly grown in rotational with the other crop। अदर क्रॉप के साथ रोटेशन में भी लगाया जाता है, क्योंकि अगर अब गेहूं की खेती जैसे कट हुई तुरंत से आप दाल पल्सेस लगा दो, है ना, पल्सेस लगा कर निकाल लो, फिर खरीफ की जैसे खत्म हुई तुरंत पल्सेस लगा लो, ताकि मिट्टी की फर्टिलिटी फिर से गेन हो जाए विद द क्रॉप। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। सबसे ज्यादा जो पल्सेस जहाँ पर होते हैं, मध्य प्रदेश है, जहाँ बहुत ड्राई वेदर है, राजस्थान बहुत ड्राई वेदर है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और कर्नाटका। ठीक है, इन जगहों पर जो है पल्सेस अच्छे से उगाए जा सकते हैं। ठीक है, गुजरात भी आप लिख सकते हो, ऐसे यहाँ नहीं है, लिख सकते हो। तो ये आज हमने पढ़े, आज हमने जो पढ़े पैटर्न ऑफ क्रॉप, क्रॉपिंग पैटर्न हमने पढ़ा। क्रॉपिंग पैटर्न में हमने तीन तरह के क्रॉपिंग पढ़ी, रबी, खरीफ और ज़ैद पढ़े। तीनों के अंदर कौन कौन से फसल आते हैं, उनके जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या, जोग्राफिकल कंडीज क्या है, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितना टेम्परेचर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ह्यूमिडिटी, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, इंडिया के मैप में हमने देखा कहाँ कहाँ वीट ज्यादा होते हैं, कहाँ राइस ज्यादा होते हैं, ये सब चीजें हमने देखी। ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके लिए, तब तक के लिए बाय बाय।